नमस्कार, मैं अजीत झा। इस समय हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो दरभंगा शहरी सीट के विधायक संजय सरावगी हैं। आप 2005 से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लगातार चौथी बार इनको भाजपा ने यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। संजय जी, स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं लोकल मुद्दों पर आने से पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो दरभंगा जो ये इलाका है, ये सीट, ये राजद का गढ़ रहा है, तो एक तो और आप उसमें लगातार जीतते रहे हैं, तो एक तो ये कितना चुनौतीपूर्ण था कि उसमें पार्टी के लिए पहले जगह बनाना और फिर उसको जो है बरकरार रखते हुए फिर इस क्षेत्र को पार्टी के लिए एक मजबूत क्षेत्र के रूप में बदलना। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2005 फरवरी में टिकट दिया था और उस समय मैं जिला का महामंत्री था भाजपा का, उसके पहले नगर का अध्यक्ष था और जब मुझे टिकट मिला तो उस समय मैं नगर निगम का पार्षद था। तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया। नौजवानों के बीच छात्र आंदोलन में संघर्ष करना, लगातार लोगों के बीच संपर्क में रहना, यही मेरा काम। उसके बाद 2005 फरवरी में मैं जीता था और लगातार इस बार 5वीं बार मैं जनता के बीच में हूँ। 4 बार मुझे लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया है और लगातार मैं विकास का काम तो करता ही हूँ। शहर 5 फरवरी के पहले आप दरभंगा शहर अगर देखे होंगे और आज के दरभंगा शहर में बहुत परिवर्तन है। काम के साथ साथ लोगों से संपर्क, पीपल कनेक्ट, सुख में, दुख में, मरने में, हरने में, शादी में, विवाह में, जब भी लोगों ने मुझे याद किया। क्षेत्र में मैं महीना में 20 दिन से ऊपर रहता हूँ जब विधानसभा नहीं चलता है तो, और प्रतिदिन 3 से 4 घंटा आम जनता के लिए मैं बैठता हूँ। कोई भी सीधा मुझसे आके मिल सकता है, मुझसे बात कर सकता है। कोई भी, चाहे वो जूता सीने वाला हो, चप्पल सीने वाला हो, तांगा चलाने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो, चाहे कोई भी समाज का किसी भी वर्ग का लोग सीधे आके मुझसे बात कर सकता है। बात ही नहीं कर सकता, कहीं टेलीफोन कराना हो उसको समस्याएं हैं, कहीं पत्र लिखवाना हो। तो विकास के काम के साथ साथ लोगों से सीधा संवाद और सीधा संपर्क, जिसके कारण 4 बार लोगों ने मुझे यहाँ से जिताया है और लगातार 4 बार। पिछली बार जदयू हम लोग के साथ नहीं था जी, उसके बाद भी लगभग 10,000 वोट मुझे 10 के कंपैरिजन में 15 में ज़्यादा है। तो लगातार लोगों का प्रेम, लोगों का प्यार बना रहता है और दरभंगा को आप याद करिए। तो उस पर हम आते हैं। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि जब बिहार की राजनीति की जब बात होती है, चुनावी राजनीति की, तो लोग जातीय आधार पर गुना भाग फिट करने लगते हैं, लेकिन आप उस जातीय जो गुना भाग है उसमें भी कहीं फिट नहीं बैठते हैं। बावजूद इसके जो है आप कनेक्ट कैसे करते हैं? जब मैं बताया ना, मैं जाति की और संप्रदाय की कभी बात ही हमने तो सीधा लोगों से संवाद किया, लोगों के सुख दुख में सहभागिता की और दरभंगा का विकास, इतना आमूल चूल परिवर्तन दरभंगा का हुआ, इसके कारण लोगों से सीधा संवाद। जब आप सीधा संवाद करिएगा और लोगों को आपका चेहरा दिखता रहेगा उनके संवाद से या उनके काम से, तो निश्चित रूप से जो लोगों के संपर्क में रहने से जाति और संप्रदाय कहीं कोई मामला नहीं हो। मैं उसका उदाहरण स्वयं हूँ कि 4 बार से मैं अगर विधायक रहा हूँ और कोई जाति और संप्रदाय का मेरा विषय नहीं है और मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का मैं उम्मीदवार रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी मेरे से प्रेम मोहब्बत करता है और एनडीए का भी। एनडीए गठबंधन में हम लोग लड़ते हैं तो सबसे संवाद बना रहता है और सबसे संपर्क बना रहता है। तो आप जब आम जनता के लिए काम करिएगा, आम जनता से सीधे संपर्क में रहिएगा, तो जाति और संप्रदाय कोई मायने नहीं रखता है। लोग देखते हैं, चेहरा देखते हैं कि मेरे लिए यह व्यक्ति सुख और दुख में और साथ ही शहर के डेवलपमेंट में, शहर के चौमुखी विकास में, मेरे विधानसभा के विकास में हम लोग लगे रहते हैं। इसलिए लोग जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर मुझे मतदान करते हैं। अभी हम लोग जब शहर में घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो ये तो है कि पिछले 10-15 सालों में बदलाव दिखता है दरभंगा शहर में,
लेकिन लोगों से जो 2-4 चीज़ें हमें पता चली, जैसे लोगों का कहना है कि और हम लोगों ने भी देखा मीडिया में कि पिछले ये दरभंगा डूब गया था काफ़ी दिनों तक। यहाँ जल जमाव की जो स्थिति है बहुत नारकीय स्थिति हो जाती है बरसात के समय में। फिर जाम की भी अभी भी समस्या बनी हुई है। तो ये इस सब दिशा में आपने कोई पहल की या क्या? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 2005 फरवरी के पहले का दरभंगा याद करिएगा ना, कोई सड़क नहीं थी, कोई नाले नहीं थे। और आज आप घूमिए, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। जो मुख्य सड़क आप देख रहे हैं ना, जी 2005 में 4-4 फीट, 3-3 फीट, 2-2 फीट के गड्ढे थे। और गड्ढा में सड़क था कि सिर्फ दरभंगा या स्टेशन से लहरिया सराय DMCH 1.5 किलोमीटर पर है। 1.5 किलोमीटर जाने में आधा घंटा लगता था। कभी टेम्पो पलट गया, कभी जीप पलट गया। आपको जानकारी होनी चाहिए, मेरा सत्ता पक्ष से मैं विधायक होने के बावजूद आमरण अनशन पर मैं दरभंगा में बैठ गया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री का फ़ोन आया, पत्र निर्माण, अरे आप सत्ता पक्ष से हैं? बोले सर मेरा तो उसमें के प्रधान सचिव, तात्कालिक प्रधान सचिव पत्र निर्माण विभाग के जो अभी देश के ऊर्जा मंत्री हैं वो भी आए थे, पत्र निर्माण मंत्री भी आए थे, यहीं बैठ के निर्णय हुआ। और तब तो सभी सड़कों में हाथ लगा और तब जो है मेरा अनशन टूटा। आप जल जमाव की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत जल जमाव। इतनी भीषण बरसात इस बार हुई, बहुत भीषण बरसात हुई, जिसके कारण पानी जो है भर जा रहा है, लेकिन तुरंत निकल भी जा रहा है। कुछ मामूली सा एरिया है जहाँ पानी कुछ दिनों तक लगता है, उस पूरे इलाके में काम हो रहा है। आप जाइए दोनार से टिन्ही पुल तक 29 करोड़ के राशि से बड़ा नाला का निर्माण हो रहा है। हम लोग अभी लगे हुए हैं, शहर के पानी को शहर के बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तभी हम लोग शहर के पानी को शहर से बाहर निकाला जाए उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। दोनार टिन्ही पुल पे हाथ लगा हुआ है। DMCH छपरार घाट में भी बड़ी धनराशि हमने जिला पदाधिकारी को जमीन अधिग्रहण के लिए दिलाई है। सैद नगर से अभंडा बड़ा नाला का निर्माण चल रहा है, उधर भी आप जाइएगा। और आगे हम लोग की योजना है कि कठलवाड़ी से गौसा घाट, मतलब जब शहर का पानी शहर से बाहर निकलेगा। और क्या है शहर के अंदर, पहले पोखर डबरे जहाँ मोहल्ले का पानी निकल जाया करता, वो सब भर के लोगों ने घर बना लिया। वो अतिक्रमण कर लिया। नहीं, अतिक्रमण नहीं कह सकते, थोड़े बहुत अतिक्रमण भी कहते हैं, लेकिन लोगों की वो निजी डबरा था या निजी जगह था जो खुला पड़ती था, वहाँ पानी निकल जाता, वो सब भर गया। लेकिन इतनी भारी बारिश इस बार हुई है। और दूसरा, नगर निगम का सहयोग जो हम लोग को मिलना चाहिए। संविधान के 76वां संशोधन में नगर निकाय को भारी अधिकार मिला है और सरकार इतनी बड़ी धनराशि दी है। हम लोग को पहले मुख्यमंत्री नगर विकास योजनाएं चलती थी, हम लोग के CDM संस्था से काम होता था, उसको बदल के मुख्यमंत्री 7 निश्चय शहरी योजना बन गई। वो सारी राशि नगर निकायों को जाने लगी। आज भी लगभग 20 करोड़ की राशि नगर निकाय के खाते में पड़ी है। उसका अगर नाला बनता, सड़क बनता, तो वो जल जमाव से इलाके में नहीं होता। लेकिन थोड़ा बहुत एरिया में थोड़ा बहुत जल जमाव रहता है, लेकिन वो और कुछ जल जमाव जो है, जो बड़े बड़े नाले निर्माण हो रहे हैं, उसके कारण उस इलाके में नाले निर्माण हो रहे हैं, तो पानी रोक के ही नाला निर्माण होगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत जल जमाव है, लेकिन इतनी भारी बारिश हुई जिसके कारण जल जमाव भी हुआ। फिर मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री से बात किया, बड़े बड़े पंप दरभंगा में आए, फिर उनको जो है पंप आउट किया गया। इसलिए अभी अब वर्तमान में जल जमाव की कोई समस्या नहीं है और उस पर काम भी हो रहा है। परियोजनाएं बता रहे हैं जल जमाव से शहर को छुटकारा दिलाने के लिए, कब तक उम्मीद है कि ये पूरी हो जाएगी? देखिए, आपको समझना होगा, मानना होगा, कोरोना के लॉकडाउन के कारण 10 महीना, 8 महीना, 9 महीना तक सारा काम ठप हो गया, जिसके कारण काम बंद हो गया। लेकिन सभी जगह तेज़ी से काम चालू है। मुझे लगता है जो भी नाले हैं 8-9 महीना में नाला का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। और अभी मैं आपको बता दूं, पहले के जनप्रतिनिधि, पहले की सरकार 500 फीट 600 फीट नाला बना देती तो कभी उन्होंने नाला का निर्माण कर दिया। आज मेरे विधानसभा में 80,000 फीट नाले का निर्माण का कार्य चालू है, आपको हम बता देते हैं। इसलिए आने वाले समय में जल जमाव का भी निदान, जल जमाव की समस्याओं का निदान होगा। और आपने कहा ट्रैफिक जाम की समस्या, लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। आप जाके शहर में घूमिएगा तो दुकान के आगे गाड़ी, दुकान के दोनों तरफ से 10-20 फीट पे ऐसे ही जाम हो गया। लेकिन उसके लिए पूरे बिहार में 53 रेल ओवरब्रिज पास हुए हैं 243 विधानसभा में, लेकिन केवल मेरे विधानसभा में उन 53 में से 7 रेल ओवरब्रिज पास हुआ है। उसका DPR लगभग बन चुका है।
फिर मैं वही बात कहूँगा, कोरोना के लॉकडाउन के कारण स्थिरता आई कुछ, लेकिन DPR स्टेज में है, बहुत जल्दी उसकी प्रशासनिक स्वीकृति होगी, टेंडर होगा, और जब 7 रेल ओवर ब्रिज बन के तैयार बहुत जल्द हो जाएगा तो ये ट्रैफिक जाम की समस्या से भी दरभंगा शहर का निदान होगा। एक लोग हमें बता रहे थे कि दोनार फ्लाईओवर का आपका वादा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो आखिर कहाँ लटका? नहीं, वही साथ में वो भी एक है। अच्छा, वो भी एक साथ में वो भी एक है, उसका भी DPR स्टेज में मामला है जी, और वो भी स्वीकृत है। उन साथ में वो भी फ्लाईओवर एक है दोनार में जो है, जी। वहाँ भी भारी जाम रहता है। आने वाले समय में मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि वो भी बन के जल्द से जल्द तैयार होगा। दोनार का फ्लाईओवर हो या फिर चट्टी चौक का ROB हो, पंडा सराय ROB हो, कठलवाड़ी कंगवा गुमती का दोनों ROB, फिर बेला दिल्ली मोड़ से पहले का ROB, और उसके बाद म्यूजियम का भी ROB स्वीकृत है। म्यूजियम के ROB में थोड़ी समस्या है ज़मीन वाली, लेकिन उसके बाद ये 6 ROB में जल्दी हाथ लगेगा और जल्दी लोगों को ये 6 जो है ROB बन के तैयार हो। एक DMCH जो है इस इलाके का, मतलब सिर्फ दरभंगा का ही नहीं, अगल बगल के भी जिलों का लोगों के इलाज कराने का प्रमुख केंद्र है, उसकी भी जो स्थिति है उसको लेकर लगातार नकारात्मक। मैं आपको बताता हूँ जी। 2005 का बिहार और दरभंगा, सरकारी अस्पतालों पर से विश्वास लोगों को उठ गया था। कहीं कोई सरकारी अस्पताल में लोग इलाज कराने नहीं जाते। आज हजारों की संख्या में मरीज सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं, इसलिए जाते हैं, लोगों का विश्वास बढ़ा है। लेकिन मैं जानता हूँ कुछ कमियाँ हैं। DMCH का सर्जिकल जो वार्ड है वो लगभग डैमेज है, उसकी जगह नया सर्जिकल वार्ड बन रहा है, और थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी निदान हो रहा है। आज देखिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन के तैयार है 150 करोड़ का, 7 तरह की विशिष्ट सेवाएं उसमें दी जाएगी। ये मैं चाहूँगा हार्ट कि सर्जरी हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाला जो काम हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से मैं पूरा डिटेल बता क्योंकि ये लोगों को थोड़ी नहीं मैं बता रहा हूँ, डिटेल बन के तैयार है। अगर 2 दिन और आचार संहिता नहीं लगता तो उस पर उद्घाटन होने वाला था। 150 करोड़ में विशिष्ट सेवाएं 7 प्रकार की उसमें दी जाएगी, जिसमें हार्ट सर्जरी हो, न्यूरो सर्जरी हो, ब्रेन सर्जरी हो, ऐसे तरह की 7 विशिष्ट सेवाएं जो अभी दरभंगा में उपलब्ध नहीं है। उसके लिए लोग को पटना जाना पड़ता है और दिल्ली जाना पड़ता है। तो वो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आप अगर DMCH गए होंगे, 3 बड़े भवन बन के तैयार हैं और उसमें आधुनिकतम उपकरण से लोगों का जाँच होगा। उसमें न्यूरो सर्जन, हार्ट सर्जन वगैरह की बहाली भी हो चुकी है और वो आधुनिकतम अस्पताल है, वो भी बन के तैयार है। उसमें भी जल्द ही इलाज चालू होगा। और हमारे यहाँ MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, वेदांता को POP मोड में दिया गया। आधुनिकतम MRI और CT स्कैन मशीन जो PPP मोड में चल रहा है वो DMCH में उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात भाई, मिथिला को हम लोग तो स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि दरभंगा में एम्स की स्वीकृति मिल जाएगी। मैंने भी विधानसभा में जैसे ही सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बिहार में एम्स जैसा एक और अस्पताल देंगे, मैंने गैर सरकारी संकल्प लगाया था, विधान सरकार का आश्वासन मिला। यहाँ मैं 1 मिनट आपको टोकना, लोग कहते हैं जो केंद्र से जो परियोजनाएं मिलती है, जैसे आपने एम्स वगैरह का जिक्र किया, जमीन तो राज्य सरकार ही अधिग्रहण करके देगी ना। जैसे यह भी बताते हैं कि अभी एयरपोर्ट के लिए भी जो राज्य सरकार को ज़मीन देना था वो भी नहीं दिया गया है। तो प्रोजेक्ट डिले नहीं, कोई प्रोजेक्ट डिले की बात नहीं। भारत सरकार हो कि राज्य सरकार, दोनों हमारी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी देश के मुखिया, यशस्वी प्रधानमंत्री, और नीतीश जी और सुशील मोदी जी बिहार के मुखिया है। एम्स के लिए ज़मीन उपलब्ध करा दी गई है, उसका भी डिजाइन वगैरह बन रहा है, DPR बन रहा है और जल्द ही काम में हाथ लगेगा। और दरभंगा के लोगों का स्वप्न था एम्स, हम लोग तो नहीं सोचते, लेकिन हम लोग प्रयास करते थे और वह प्रयास सफल हुआ। भारत सरकार ने एम्स दिया और बिहार सरकार ने दरभंगा में एम्स बनाने की अनुशंसा की। और भारत सरकार ने, क्योंकि राज्य में जब एम्स आता है, एम्स जैसा अस्पताल, तो राज्य सरकार को निर्णय करना पड़ता है कि वो कहाँ बनेगा। और राज्य सरकार ने दरभंगा में वो DMCH की जो ज़मीन है उसमें DMCH को एक कोना में बड़ा बिल्डिंग बन के किया जाएगा और बाकी 200 एकड़ जो पड़ती ज़मीन है वह एम्स बनेगा। आपने हवाई अड्डा की बात की, सभी लोगों का, हम लोग का ये था। उड़ान योजना जब स्वीकृत हुई जी, दरभंगा में जो है हवाई अड्डा चालू, और वो 8 तारीख से यहाँ से उड़ान चालू होने वाला है। आप समझिए दरभंगा के प्रवासी लोग करोड़ की संख्या में राज्य के बाहर और देश के बाहर लोग रहते हैं।
वो लोग सोच रहे थे, स्वप्न देख रहे थे, वो 8 तारीख से होने वाला है। वहाँ भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा हवाई पट्टी का काम बाकी है। ज़मीन का कोई मुद्दा नहीं है जिसके कारण हवाई जहाज़ यहाँ से नहीं उड़े। हाँ, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आगे अभी 3 उड़ानें यहाँ से चालू होगी, आगे इतनी यहाँ मांग है कि आगे 30 जाने वाली है। तो उसके लिए भी बिहार सरकार ने स्वीकृति दे दिया है, इसलिए ये कोई समस्याएं नहीं है। और हवाई जहाज़ उड़ने में भी ज़मीन कोई बाधक नहीं है, और एम्स बनने में भी ज़मीन कोई बाधक नहीं। दरभंगा में तारामंडल बन रहा है, मैंने बहुत प्रयास किया था। तारामंडल मुजफ्फरपुर में बनाने की योजना थी, मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला, तात्कालिक मेरे मित्र थे मिनिस्टर, उनसे मिला था। फिर दरभंगा में आप जाके देखिए तारामंडल कितना तेज़ी से बन रहा है, उसका मॉडल मैं आपको दिखाऊंगा। इतना सुंदर तारामंडल। सदर अस्पताल अभी 45 करोड़ का मेरे ही क्षेत्र में, बगल में चुनाभट्टी में, गंगवाड़ा में स्वीकृति हुआ। दरभंगा में एम्स, दरभंगा में हवाई अड्डा, दरभंगा में तारामंडल, दरभंगा में सदर अस्पताल, दरभंगा में साथ रेल ओवरब्रिज, बेता चौक पर फ्लाई ओवर, सभी नालों का निर्माण कार्य प्रारंभ है। तो पटने के बाद दरभंगा राज्य का दूसरा ऐसा शहर होने वाला है जो सभी सुविधाओं से युक्त होगा, और यहाँ आम जनता को भी लग रहा है कि नहीं, पटना के बाद दरभंगा ही दूसरा अच्छा शहर होगा। अच्छा, आपको जनता एक बार और मौका क्यों दे? क्योंकि हमने काम किया है। हम लोग का मुद्दा है विकास, विकास, विकास और केवल विकास। हम लोग का तो 50 साल वर्सेस 15 साल की हम लोग बात करते हैं। 2005 फरवरी के बाद क्या हालत थी दरभंगा की, क्या हालत थी बिहार की? अपराध पर सत्ता का संरक्षण था 2005 के पहले। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मैंने नज़दीकी से देखा है। मेरे खुद के भाई का अपहरण हो गया था 2005 फरवरी के पहले, और उसकी डीलिंग कहाँ हुई मैं ये बता नहीं सकता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस समय अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। बिहार से और दरभंगा से रंगदारी, फिरौती, भयादोहन वो जमाना एक था। हजारों परिवार अपनी धन संपत्ति बेचकर अपराधियों के भय से बिहार से पलायन की, और पलायन ही नहीं की। अगर 7 बजे के बाद कोई माँ का बेटा, कोई भाई का, बहन का भाई अगर घर नहीं लौटता था तो चिंता होती थी कि या उसका किडनैप हो गया क्या, या उसकी बॉडी मिलेगी। और क्या हालत था बिहार और दरभंगा की। मैं आपको बताऊं, 2004 में योजना मद में, बिहार सरकार के सड़क मद में 1 पैसा खर्चा नहीं हुआ। योजना मद मतलब नए सड़क के निर्माण में। क्या ऐसा कल्पना किया जा सकता था? चरवाहा विद्यालय खुलते थे, शिक्षक नहीं था, भवन नहीं था। दरभंगा में बद से बदतर स्थिति थी। हम लोगों ने विकास किया, सड़कें बनाई, नाले, मैं बार बार कर रहा हूँ, काम किया, ये तो बता रहा हूँ मैं, और लोगों के साथ मैं सीधा संवाद बना के रखा। और तो इसलिए मैंने सारा काम किया, और आगे इसलिए मौका दे कि मैंने उनके लिए काम किया है, सुख दुख में सहभागिता की है, और जो काम बचा हुआ है उसका काम को भी हम लोग पूरा करेंगे। थोड़ी बहुत जल जमाव की समस्या हो, या फ्लाईओवर की समस्या हो, या जो विकास बाकी रह गया है वह विकास की योजनाएं हम लोग पूरी करेंगे। और निश्चित रूप से दरभंगा हमारा स्वच्छ दरभंगा, स्वस्थ दरभंगा और सुंदर दरभंगा की परिकल्पना है। दरभंगा नमामि गंगे में भी दरभंगा को टेक ओवर किया गया, उसकी योजनाएं बन रही है। दरभंगा में नालों में सीवरेज नहीं है, बिहार के अधिकांश शहरों में सीवर लाइन नहीं है, जिसके कारण घरों का भी गंदा पानी और बरसात का भी गंदा पानी वो एक ही नाले से जाता है। वो कानूनन भी गलत है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि अलग अलग वो पानी जाना है। तो सीवरेज का निर्माण, ड्रेन है लेकिन सीवर लाइन नहीं है, सीवर लाइन का निर्माण। नमामि गंगे में बागमती नदी के किनारे आधुनिकतम घाट का निर्माण होना है, और भी कुछ काम बाकी है, वो काम पूरा हो। और लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया है, लोगों के लिए संकल्पित हम लोग हैं, अपने लोगों के लिए। और मैं एक बात और बताऊं आपको, 2005 के पहले मुझे अपने विधायक से मुझे एक काम था, 15-20 दिन लग गया मुझे उससे मिलने में, और मिलने के बाद लगा भगवान का दर्शन हो गया। लेकिन जिसके बाद जब मैं विधायक बना, पार्षद थे? हाँ, जब मैं पार्षद, अच्छा, उसके बाद जब मैं विधायक बना तो मैंने संकल्प लिया, जिसके कारण मैं हूँ, हम तो आम जनता के कारण हैं, उसको जब भी मुझसे मिलना पड़ेगा, जो कोई भाया मीडिया ने सीधे मुझसे आके मिल सकते हैं। और ये मैंने शुरू दिन से ये निभाया है। मेरे क्षेत्र के लोगों को मुझसे मिलने जुलने में कोई समस्या नहीं है, मुझसे काम कराने में कोई समस्या नहीं है, मुझसे बात करने में कोई समस्या नहीं है। इसलिए हम लोगों ने काम किया है,
लोगों के सुख दुख में भागीदारी की है, और जो काम पूरा होना बाकी है, इस काम के लिए लोग मुझे मौका देंगे। और जो माहौल है दरभंगा का, मैंने घूम घूम के देखा है, लोग ये निश्चय कर चुके हैं कि नई दरभंगा में फिर से भाजपा का कमल खुलेगा और एनडीए का यहाँ से फिर से प्रतिनिधि चुन के जाएगा। लोग भी ये बात मानते हैं कि काम हुआ है, जैसे बिजली के काम, सड़क के काम, लोग खुद बताते हैं कि ये देखिए ये काम हुआ है, और ये भी कहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है। लेकिन क्या है कि 15 साल हो गए ना, तो लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ी हैं। जैसे अभी रोजगार का मुद्दा है, और ये जो इलाका है, इधर से पलायन भी बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सब नहीं लगता है कि अब आपको ये ज़्यादा इशू जो है सामने आ रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा कोई कार्यालय खुलता है ना, उसमें 10, 15, 20 आदमी को रोजगार मिलता है। अगर यहाँ पे कोई ऑफिस खुला अगल बगल में, चाय का दुकान, पान का दुकान, चाहे किसी को कहीं जाना है, आना है, और दरभंगा में रोजगार के साधन बहुत सृजन हुए। ये केवल आप मिथिला पेंटिंग की मैं बात करूँ, एक छोटा सा मिथिला पेंटिंग जो कभी शोभा सुंदर की वस्तु हुआ करती थी, वो आज पूरे देश और विश्व में छा गई। आज मिथिला पेंटिंग के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिला, और लोग नहीं, इसमें विशेषकर महिलाओं को। पूरे विश्व में आज मिथिला पेंटिंग जा रही है, पूरे देश में मिथिला पेंटिंग जा रही है। आज मखाना को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मखाना को ब्रांडेड करने का निर्णय लिया। जाके देखिए गांव-गांव में, किसानों में, मखाना के रोजगार करने वाले लोगों में कितना रोजगार बढ़ गया, बहुत लोगों को रोजगार मिला। आज अगर आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है, अगर कोई सड़क बन रही है, कोई बड़ा अस्पताल बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, उसमें सभी में रोजगार का साधन सृजन होता है। और अभी प्रवासी लोग भारी संख्या में दरभंगा में आए लॉकडाउन के समय। भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने उनको रोजगार दिया। मनरेगा में भी जो है उन लोगों को जो है मनरेगा का बजट बढ़ाया गया। एमएसएमई जो इंडस्ट्री है हमारे सूक्ष्म लघु उद्योग, उसमें भी बहुत सारा जो है रोजगार सृजन हुआ है। ऐसा नहीं है रोजगार सृजन नहीं हुआ है। आज आप जानिए किस क्षेत्र में बहालियाँ नहीं निकली है, सारे क्षेत्रों में बहालियाँ निकली है, क्योंकि हम लोग विश्वविद्यालय में भी सिंडिकेट मेंबर हैं और भी जाते हैं, सभी जगह बहालियाँ निकली है। लेकिन उस अनुपात में आबादी भी बढ़ रही है। एक ये बड़ा मुद्दा मिथिला का है कि बाहर में लोग हैं, हम लोग बाहर भी जाते हैं चुनावों में, बाकी काम में अपने लोगों से मिलते हैं, तो लेकिन बहुत लोग लौट के भी आए हैं, रोजगार का साधन भी सृजन हुआ है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन ये एक मुद्दा है जिस पर आगे और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने दृष्टि पत्र जारी किया है, और उसमें घोषणा की गई है कि आने वाले समय में हम सरकार बनते 18 लाख लोगों को नौकरी भी देंगे। और इस जो आपने ये मामला उठाया है रोजगार का, ये सरकार भी इस पर जो है कंसंट्रेट और संकल्पित है। आने वाले समय में इसका भी निदान होगा। ये बताइए कि आप सोशल मीडिया के लिए इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि मैं देखता रहता हूँ आपके वीडियो समय समय पर बहुत वायरल होते रहते हैं। नहीं, ठीक है, लगता है बहुत सोशल मीडिया नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं लोगों के काम अगर करता हूँ, लोगों को बताना भी होगा आप काम करते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से भी बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। तो लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं डे टू डे, आज से नहीं, मैं पिछले 7-8 सालों से, अगर लोग कहता है कि मेरा विधायक ने क्या किया, मेरा विधायक कहाँ है, तो मेरा सोशल मीडिया खोल के देख सकता है कि आपका विधायक कोरोना में क्या किया। कोरोना में सारे लोग जब घर के अंदर थे तो संजय सरावगी सड़क पे था, 4 लेन पे था, 4 लेन पर लोग पैदल जा रहे थे और संजय सरावगी उन लोगों को वाहन की व्यवस्था करके भेज रहा था। कोई अगर बीमार पड़ रहे थे, कोई पॉजिटिव हो रहे थे, उनकी चिंता मैं कर रहा था। लॉकडाउन के समय लोगों के भोजन की व्यवस्था, मतलब जो भी उनको समस्याएं हैं उसमें हर संभव मैंने प्रयास किया। बाढ़ में इतनी भीषण बाढ़ आई, बाढ़ के समय 3-3, 4-4 फीट पानी में जाकर हम लोगों ने लोगों के सुख दुख में सहभागिता की, लोगों को जो सरकारी सुविधाएं हैं वो दिलाई। नाव की व्यवस्था मैंने एमएलए फंड से 7-8 नावें खरीद के दी। तो मैं कहाँ हूँ ये लोगों को देखना है, तो डे टू डे का मेरे इस 5 साल का लेखा जोखा तो मेरे सोशल मीडिया पर है। कौन सी सड़क बनी, कौन से नाला बने, कौन से स्कूल का भवन बना, कौन से अस्पताल बने, कौन से अस्पताल में मैंने क्या प्रयास किया, सारा मेरा सोशल मीडिया पर है। ये खुली किताब है मेरी ज़िंदगी,
और मैंने क्या क्या काम किया, ये भी मेरी खुली किताब, आप खुद सोशल मीडिया पर दे सकते हैं। नहीं, हम इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के संपर्क में रहना यह मैं करता हूँ। आपको लगता है कि अब तक के आप सबसे कड़े मुकाबले में इस बार फंसे हुए हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ और मैं लोगों के बीच में पदयात्रा के माध्यम से जाता हूँ, तो लोग मुझे खुद ही निश्चिंत कर दे रहे हैं। और एक बड़ी आवाज़ गरीब की झोपड़ी से निकल रही है, वो लोगों को पता नहीं है। जब मैं गरीब की झोपड़ी के पास घूमता हूँ, एक बूढ़ी माँ, एक गरीब घर की महिला बहन, वो बोलती है कि विधायक जी, जिसका नीमक खाए हैं उसका श्रेय नहीं देंगे, उस नीमक का शरीयत नहीं देंगे तो क्या करेंगे। पहले मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो ये बोलते हैं कि इस कोरोना महामारी के समय जो भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने और राज्य सरकार के एनडीए सरकार ने जो गरीबों की चिंता की, उनको फ्री में अनाज दिया है, मुफ्त में अनाज दिया है, दाल या चना दिया है, जनधन योजना में गरीब महिलाओं को 3 महीने तक पैसा भेजा है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3 बार गैस का सिलेंडर भेजा है। वो उधर इशारा कर रही है कि जिसका नमक खाए हैं उसको शरीयत कैसे नहीं देंगे, नमक हरामी कैसे करेंगे। ये गरीब की आवाज़ है और ये आवाज़ लोग देख नहीं रहे हैं, इसीलिए ऐसी बात करते हैं। इसलिए मुझे लगता है ऐसा कोई मामला नहीं है, लोग आगे हैं और लोग तो बढ़ चढ़ कर, जब मैं गांव में मोहल्ले में जाता हूँ, मैं खुद अकेला ही जाता हूँ 2-3 लोग से, लेकिन जब वो साथ में लोग निकलते हैं, देखिए मैंने आपको कड़ी मुकाबले अब जाति और संप्रदाय की बात कर रहे हैं, और मुझे लोगों का आशीर्वाद जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर है, इसीलिए ऐसा कोई मामला नहीं है और आम जनता साथ में। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि राष्ट्रीय स्तर पर दरभंगा मॉड्यूल की चर्चा रही है, इसके अलावा अभी भी जो राम मंदिर का फैसला आया था, उसके बाद दरभंगा के एक आर्ट्स कॉलेज है, उसके गेट पर पीएफआई ने पोस्टर लगाए थे राम मंदिर के फैसले के विरोध में, और ये पूरा इलाका ऐसा माना जा रहा है कि कट्टरपंथ का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है। आपका वह कहना सही है। इसके लिए आप लोग सरकार में भी हैं, बीजेपी की राष्ट्रवाद की जो भावना, क्योंकि यहाँ सीए एनआरसी को लेके भी काफ़ी बवाल हुआ है। ठीक बोल रहे हैं आप। तो ये तो नागरिकता संशोधन कानून जो हमारी भारत सरकार ने लागू किया है, बहुत जरूरी भी था। तो ये जो बांग्लादेशी भी यहाँ पे, हाँ ठीक है, आपने जो दरभंगा मॉड्यूल की बात की है, हाँ, बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों के तार दरभंगा से मिले। भारत सरकार की आईबी और एजेंसियों लगातार दरभंगा और इस इलाके में आकर छानबीन करती रही, और हम लोगों ने भी कई बार तथ्य के साथ भारत सरकार को लिखा भी है। तो निश्चित रूप से, लेकिन हमारी सरकार भारत में, अमित शाह जी गृह मंत्री, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो देश के आतंकवादी गतिविधि में भी शामिल हो। अभी जो राजद के पिछले दिनों 4-5 दिन पहले मैं एक नेशनल मीडिया के लाइव में चुनाव में ही था, तो जो राजद के प्रवक्ता थे, मुझे तो आश्चर्य लगा, वो व्यक्ति थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर बयान दिया था कि भारत का नक्शा और दरभंगा का नक्शा विश्व के नक्शे से हटा दिया जाएगा। अब कांग्रेस का और वो आरजेडी का प्रवक्ता, वो मेरे साथ पैनलिस्ट था। मैंने तो बोला भी मीडिया पे, ऐसे लोग जाले से जो उम्मीदवार कांग्रेस, वो जिन्ना की बात करते हैं इस देश में, वो कहते हैं नहीं जिन्ना को महिमा मंडित किया जाना चाहिए, उसका फोटो अलीगढ़ में, उसकी महिमा मंडित करते हैं, उसको हटाने पर विरोध करते हैं। ऐसे जो देशद्रोही तत्व है उसको न दरभंगा की जनता बर्दाश्त करेगी, न इस देश की सरकार बर्दाश्त करे। लोग जागरूक हैं, लोग बहुत जागरूक हैं। पहले बम धमाके हुए करते थे, कितने आतंकवादी घटनाएं होती थी इस देश में। अभी हाल में दरभंगा में भी इस तरह की जी धमाका हुआ, मेरे क्षेत्र में आजमनगर में धमाका हुआ था। मैं 2-2, 3-3 बार गया था। मैंने माननीय गृह मंत्री जी और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था, और ऐसे लोगों को अब लोग बर्दाश्त करने तैयार नहीं है। लोग जान रहे हैं कि ऐसे तो देशद्रोही हैं और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार निपट भी रही है ऐसे लोगों से। इसीलिए आज देश की सरकारों के, राज्य सरकारों, ऐसे लोग बहुत सोच के कुछ ऐसा कांड करना चाहते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ किया, आप ठीक बोले, चंदारी मिथिला महाविद्यालय के बाहर में पोस्टर लगे, लेकिन उनको जन समर्थन नहीं मिला। लोग उसके खिलाफ में उठ गए कि भगवान श्री राम का राम मंदिर सैकड़ों सालों से लोगों की मांग थी और इसको पूरा किया गया।
तो निश्चित रूप से ऐसे शरारती तत्वों को लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और सरकार इतनी, हमारे भारत देश की सरकार जो है, इसको फन कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उनका फन कुचला भी जा रहा है। संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और मुझे आपके इस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये थे दरभंगा शहर से बीजेपी के उम्मीदवार संजय सरावगी। अब अगली बार हम कहीं और के उम्मीदवार के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनके विचारों से और वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, इनसे अवगत करवाएंगे। तब तक मुझे मेरे मित्र मुरली के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।